हाँ देखो जरा SN1 रिएक्शन पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो SN1 रिएक्शन पर। इन SN1 रिएक्शन carbcation is an intermediate which can be rearranged which can be rearranged to which can be rearranged to more stable कार्बोकैटायन। अब ऐसा देखो कंपलसरी नहीं है कि रीअरेंजमेंट हो, इफ इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और जो शिफ्टिंग है या जो रीअरेंजमेंट है वो मल्टी स्टेप हो सकता है, मोर देन वन शिफ्ट्स आर पॉसिबल if profitable is there or if potential energy is decreasing। पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग और स्टेबिलिटी इज इंक्रीजिंग। तो आप कितने भी स्टेप कर देना, एक भी ये मत कर देना कि चलो अभी थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं क्योंकि अगले में ज्यादा फायदा ना। एवरी स्टेप शुड बी प्रॉफिटेबल, ये याद रखना आप कितने भी करोगे। सेकंड बात देखो, कार्बोकैटायन हैज अ वैकेंट p orbital। Carbocation has vacant p orbital and shape is trigonal planar। So attack of nucleophile at carbocation is possible from both side। दोनों तरफ से अटैक पॉसिबल है। जैसे अगर ये कार्बोकैटायन है, दिस इज R1 R2 R3 और ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक 50% फ्रॉम दिस साइड and 50% from this side। तो अगर बेटा 50% अगर ऊपर से अटैक करा, so the situation is like this। देखो if these three are different, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल चौथा आया यहां से, तो फिर कैसा दिखेगा, ऐसे। अगर ऊपर से आया तो ऐसे हो जाएगा प्रोडक्ट, और अगर नीचे से आया तो देखो जरा ध्यान से, ऐसे हो जाएगा। नीचे से आया तो ऐसे हो जाएगा, ये दिख पा रहा है। और बेटा ये और ये और ये एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। तो इफ सबस्ट्रेट इज कायरल, अगर सबस्ट्रेट कायरल है, ठीक है, तो जैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, इफ सबस्ट्रेट इज कायरल, मान लो D और L हुआ अगर कोई, तो आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग it will be achiral, क्योंकि बेटा प्लेनर हो गया। जैसे मान लो ये सबस्ट्रेट था, ठीक है, दिस इज द सबस्ट्रेट R1 R2 R3 Cl, ये कायरल सेंटर था, जैसे Cl निकला तो ये प्लेनर हो गया, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया।
तो अब जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो दोनों तरफ से अटैक करेगा, उस साइड से भी अटैक करेगा जहां पे क्लोरीन था, उसके अपोजिट साइड से। सो बेसिकली एक के दो हो जाएंगे। क्लियर है? सो इन SN1 reaction, there will be 100% racemization। मतलब अगर डी कंपाउंड है, ठीक है, और उसका SN1 रिएक्शन कराया तो वी विल हैव D+L एंड theoretically 50% D plus 50% L। बिकॉज आप खुद सोचो, जब बेटा Cl निकल ही गया तो अब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी उतना ही अटैक करेगा यहाँ पे। तो थियोरेटिकली SN1 रिएक्शन में क्या होता है, 50% D 50% L, एंड theoretically there will be 100% racemization। ठीक है, ये बात एक याद रखना। तो देखो मैं इसका क्वेश्चन ले लेता हूँ। This is Cl, this is R1, this is R2, this is R3, and it is a optically pure. It is a optically pure, and let's say D sample है, and this is a chiral sample। इसको हमने वाटर में डाला, जब हम वाटर में डालेंगे तो इट्स अ PPS weak nucleophile। So what we will have R1, R2, R3 and यहाँ प्लस, और ये इंटरमीडिएट आ जाएगा। अब इस पर वाटर जब अटैक करेगा तो 50% टॉप और 50% बॉटम दोनों से अटैक करेगा। सो वी विल हैव टू टाइप ऑफ ज्योमेट्रीज लाइक OH, R3, R2, R1 प्लस OH, R1, R3, R2। अब देखो जरा, दोनों क्या है, मिरर इमेज, दोनों मिरर इमेज है। ये होंगे पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स, ठीक है। 50% D मिलेगा और 50% L मिलेगा। इक्विमोलर मिक्सचर को एनेंशियोमर कहते हैं। तो इस तरीके का डिस्कशन सिर्फ तभी होगा बेटा जब इसमें कायरल सेंटर हो, ये बात है याद रखना। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप SN1 रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो जरा एक और बात, यहाँ देखो, theoretically there is 100% racemization, but experimentally percentage inversion is slightly greater than percentage of retention। बेटा डी वाला जो प्रोडक्ट है उससे हल्का सा ज्यादा इन रियलिटी क्या बनता है, इन्वर्जन वाला। जैसे अगर आपने डी लिया और इसमें SN1 कराया तो D+L मिलेगा। तो परसेंटेज अगर आप थियोरेटिकली देखोगे, ये बना, अगर आप थियोरेटिकली देखोगे, 50% D प्लस 50% L, थियोरेटिकली बोल रहा हूँ, ऑन पेपर, बट एक्सपेरिमेंटली
percentage D will be less than 50 and percentage L will be greater than 50. देखो ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनो। ऐसा बेटा क्यों होता है, ध्यान से सुनो। देखो दिस इज R1 R2 R3 Cl। अब होता क्या है बेटा, आइडियल SN1 क्या है कि पहले पानी में डालो और ये निकल जाए और ये निकल जाए, फिर ऐसा हो जाए। दिस इज आइडियल SN1। Cl जब तक निकल रहा है तब तक कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, और आइडियली ये बन गया तो ये 50-50% अटैक होगा। बट लेकिन क्या होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंटली अगर कोई रिएक्शन आप गवर्न करोगे तो देखो जरा, सबसे पहले जब पानी में डालोगे तो पानी में डाल के ये तुरंत थोड़ी ना अलग हो जाएंगे, ये पहले इंटीमेट पेयर आयन के फॉर्म में रहेंगे। मतलब दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, बट दिस प्लस इज सराउंडेड बाय दिस माइनस ओनली। थोड़े टाइम तक तो रहेगा। तो जब ऐसा रहेगा इंटीमेट पेयर फॉर्म में, तो इस तरफ से तो अटैक हो नहीं पाएगा, उसी तरफ से जहां पे क्लोरीन है अटैक सिर्फ बैक साइड से होगा। उसके बाद जब ये सॉल्वेटेड फॉर्म में होते हैं, मतलब ये और ये सेपरेट हो गए। बट आप ये सोचो, जब ये सॉल्वेटेड हो गए मतलब ये सेपरेट हो गए, तो बेटा जिस साइड क्लोरीन लगा है उस साइड स्टेरिकली हिंड्रेंस ज्यादा होगा ना, उस साइड से जो वाटर के मॉलिक्यूल इसको अटैक कर रहे होंगे वो हो सकता है क्लोराइड से टकरा जाए। तो ग्राउंड लेवल रियलिटीज ये हैं, जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो हमेशा आपका कौन सा वाला साइड ज्यादा ओपन है अटैक करने के लिए, उसी साइड जिस साइड क्लोरीन है या बैक साइड वाला। तो ऑलवेज बैक साइड वाला साइड इज ऑलवेज मोर फेवरेबल और मोर ओपन फॉर द न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि ये जिस साइड निकला है उस साइड तो इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ होगा, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल इनसे टकरा सकता है, हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है। सो इन ग्राउंड लेवल रियलिटीज अनटिल अनलेस आपसे ये ना बोला जाए, देखो सुनो, अगर आपसे ये बोला जाए SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन होता है, बिल्कुल होता है। 100% रेसिमाइजेशन होता है, यस होता है। बट अगर ये बोला जाए एक्सपेरिमेंटली 100% रेसिमाइजेशन होता है, तो ये गलत है। एक्सपेरिमेंटली हल्का सा आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा बिकॉज ऑफ बैक साइड अटैक। बिकॉज ऑफ बैक साइड अटैक इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा और रिटेंशन वाला प्रोडक्ट कम होगा, बिकॉज मैंने आपको समझाया इंटीमेट आयन पेयर होगा, सॉल्वेटेड आयन पेयर्स होंगे, उनकी वजह से जो सेम साइड वाला अटैक है वो उतना फेवरेबल नहीं होगा या उससे उतना परसेंटेज यील्ड आपको नहीं मिलेगा। तो हल्का सा इन्वर्टेड ग्रेटर, फॉर एग्जांपल यू कैन से, अगर आपने डी लिया तो आपको 40% डी मिलेगा और 60% एल। सो स्लाइटली देयर इज 80% रेसिमाइजेशन एंड 20% ओवरऑल इन्वर्जन। सो इन्वर्जन इज ओवरऑल इन्वर्जन ज्यादा होता है, इसलिए रेसिमाइजेशन 100% नहीं हो पाती। दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर ये बोला जाए SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन होता है, यस होता है, 100% होता है, बिल्कुल होता है, बट ऑन पेपर होता है। बट इन रियलिटी जब आप कोई रिएक्शन करने जाओगे तो इट्स वेरी रेयर कि वहां पे 100% रेसिमाइजेशन हो। इन रियलिटी वहां पे हल्का सा इन्वर्जन ज्यादा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, बट डिफरेंस हो सकता है। अब देखो एक और बात आपको समझाऊं, बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छी बात समझाता हूँ। देखो देखो बेटा, इसमें ये कंट्रोल सेंटर है, इसमें भी एक आयरन सेंटर है, और ये ऑलरेडी 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। इसमें बेटा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ OH R3 R1 R2 प्लस इसका NH होगा R1 R2, यहाँ H होगा
यहाँ OH प्लस इसका एनर्जी। बेटा बोथ रिएक्शंस आर हैविंग कायरल सेंटर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है बेटा, इसमें अगर परसेंटेज रेसिमाइजेशन अगर x है और इसमें परसेंटेज रेसिमाइजेशन अगर y है, व्हाट इज द रिलेशन इन x एंड y? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। x एंड y में रिलेशन क्या हो? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो थ्योरेटिकली अगर देखो तब तो इक्वल हो जाएंगे, बट अब तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज रेसिमाइजेशन अगर आप देखोगे तो हल्का इन्वर्टेड वाला ज्यादा होगा। अब देखो जरा, इन्वर्टेड ज्यादा क्यों होता है आप ये फील करो। इन्वर्टेड ज्यादा तब होगा जब 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 रिएक्शन शुरू होने के बाद कार्पेटाइन पूरा अच्छे तरीके से कार्पेटाइन बनने में ज्यादा टाइम लगे। बेटा ये सुनो, जैसे आप सोचो जरा, ये बेटा कार्पेटाइन है, दिस इज द कार्पेटाइन। ये अगर मान लो सबस्ट्रेट है, ध्यान से समझना इस बात को आप फील कर ले जाओगे। आप सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन SN1 का कर ले जाओगे। दिस इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ SN1 रिएक्शन। इफ दिस इज द सबस्ट्रेट R1 R2 R3 एंड Cl, नाउ दिस Cl, इसका जो बॉन्ड है, ये इसको पानी में डाला, इस बॉन्ड का निकलने का टेंडेंसी अगर फास्ट है, बहुत जबरदस्त सॉल्वेशन हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, और अगर ये बिल्कुल क्लियरली बहुत फास्ट निकल जा रहा है, तो ये कार्पेटाइन तुरंत बन जाएगा। इस कार्पेटाइन के बनने में टाइम नहीं लगेगा। और अगर ये स्लो है तो धीमे धीमे ब्रेक हो रहा होगा, धीमे धीमे ब्रेक होगा, तो ये फ्री कार्पेटाइन नहीं बन पाएगा। तो बेटा ये बताओ, फ्री कार्पेटाइन किस में ज्यादा फास्ट बनेगा? किस वाले केस में फॉर्मेशन ऑफ कार्पेटाइन इज मच मोर फास्टर? ऑब्वियसली इन फर्स्ट केस, बिकॉज फर्स्ट केस में 3 डिग्री कार्पेटाइन बनेगा, सेकेंड केस में 2 डिग्री कार्पेटाइन बनेगा। कार्पेटाइन बनने का जो टेंडेंसी होगा, या जो बनने का स्पीड होगा, या बनने का जो टेंडेंसी होगा, वो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट केस में ज्यादा होगा। मतलब फर्स्ट केस में लीविंग ग्रुप ज्यादा फास्ट जल्दी छोड़ के जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा स्टेबल कार्पेटाइन बन रहा है। तो बेटा होता क्या है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट उसमें ज्यादा बनता है, बेटा, जिसमें कार्ब कैटाइन बनने में कठिनाई हो। आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। में कठिनाई हो रहा है। हाँ सर, ऑडियो भी। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, रेसिमाइजेशन तब ज्यादा होता है। देखो रेसिमाइजेशन कब ज्यादा होगा? जब बोथ साइड अटैक ज्यादा हो। और बोथ साइड अटैक कब ज्यादा होंगे? जब कार्पेटाइन जल्दी बनेगा। और कार्पेटाइन जल्दी कौन बनेगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो भी इन्वर्जन वाला कचरा है वो है सिर्फ आपका सबस्ट्रेट T इज इक्वल टू 0 से तब तक जब तक आपका फ्री कार्पेटाइन। आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है ठीक से। बेटा और आपका आवाज आ रही है क्लियर? वॉइस भी लैग कर रहा है थोड़ा बहुत। क्लियर आवाज आ रही है? आवाज सुनाई दे रही है? सर लैग हो रहा है थोड़ा सा। मैं क्या बोल रहा हूँ ये समझ नहीं आ रहा है क्या? सुनाई नहीं? देखो बेटा मैं क्या बोल रहा था, तो सिंपल सी बात एक मैं बोल रहा हूँ जिसको आपको फील करना है, ठीक है। सिंपल सी क्या बात है उसको समझो। जैसे ये RCl है, इसको आपने पानी में डाला तो पहले ये R+ ऐसा होगा और Cl- वही होगा ना, इंटीमेट आयन पेयर। उसके बाद R+ ये सॉल्वेटेड होगा पूरा, और यहीं बगल में Cl- सॉल्वेटेड होगा। तो ये सुनो, कुछ इस तरीके का सिचुएशन होगा। उसके बाद फिर जाके R+ फ्री मिलेगा। तो फ्री कार्पेटाइन मिलने के पहले इसके साथ अब ऐसा तो होगा नहीं बेटा जैसे ही पानी में डाला तुरंत ये बन जाए। कुछ समय तक ये इस प्रोसेस में होगा कि Cl टूट रहा होगा धीमे धीमे, ये बॉन्ड धीमे धीमे टूटा, जस्ट बगल में है, इसको बोलते हैं इंटीमेट आयन पेयर, इसको बोलते हैं सॉल्वेटेड आयन पेयर। तो अभी मैं ये जस्ट बोल रहा हूँ कि जो साइट आपका सेम साइड है, क्लोरीन जहां से है वो यहाँ पे स्टेरिकली क्राउडेड है, बिकॉज इस साइड से तो OH अभी R+ को अटैक कर नहीं पाएगा।
ना इस साइड से अटैक कर पाएगा। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है अटैक सिर्फ कहां से होगा, बैक साइड से। यहाँ पे भी बैक साइड से ज्यादा होगा और सेम साइड से कम होगा। हाँ, यहाँ पे दोनों साइड से इक्वल होगा। ये सुनो, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी में, इसमें देखो सिर्फ बैक साइड से है, ये बैक साइड अटैक, ये बैक साइड अटैक, ये सेम साइड अटैक, ये भी बैक साइड और ये सेम साइड। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब फ्री कार्पेटाइन बनता है तब से तो दोनों इक्वल होते हैं, बट बिफोर फॉर्मेशन ऑफ फ्री कार्पेटाइन जो कचरा है उसमें इन्वर्टेड ज्यादा है ना, आप देख लो। तो इन्वर्जन ज्यादा कब होगा? जब आपका कार्पेटाइन बनने में टाइम लगेगा। बट अगर कार्पेटाइन आपका सुंदर है, स्टेबल है, जल्दी बनेगा, उसका ईज ऑफ फॉर्मेशन का टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये वाला जो रास्ता है वो जल्दी पास होगा। और ये वाला रास्ता अगर जल्दी पास होगा तो इसी वाले रास्ते में यहां से लेकर T1 से लेकर T2 तक, यहीं तक तो प्रॉब्लम है। जब तक फ्री कार्पेटाइन बना नहीं है तब तक ही तो इन्वर्टेड ज्यादा है, और एक बार जब फ्री कार्पेटाइन बन गया तब तो दोनों इक्वल है। तो अगर देखो कार्पेटाइन की अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है, मैं ये बोल सकता हूँ परसेंटेज ऑफ रेसेमाइजेशन is directly proportional to stability of कार्पेटाइन। ये बात एक इंपॉर्टेंट, परसेंटेज ऑफ रेसेमाइजेशन, बेटा जितना ज्यादा स्टेबल कार्पेटाइन होगा उतना जल्दी फ्री कार्पेटाइन बनेगा, ये एग्री करते हो। और जितने जल्दी फ्री कार्पेटाइन बना है तो दोनों तरफ से अटैक उतना इक्वल होगा। तो प्रॉब्लम जो है वो RCl से R+ बनने तक की है। उस केस में RCl से R+ बनने तक इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज स्लाइटली ग्रेटर। तो अगर इसमें आपका टाइम लगेगा तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट ओवरऑल ज्यादा होगा। तो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो कार्पेटाइन का ईज ऑफ फॉर्मेशन किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा, इसलिए फर्स्ट में रेसिमाइजेशन ज्यादा होगा, तो x का वैल्यू आपका y से ज्यादा होगा। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। की पॉइंट क्या है कि अगर SN1 रिएक्शन में आपका कार्पेटाइन अगर ज्यादा स्टेबल है तो उसमें जो रेसिमाइजेशन होगा उसका परसेंटेज ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर कार्पेटाइन ज्यादा स्टेबल है तो ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्पेटाइन ज्यादा होगा, और जब ज्यादा बनने की टेंडेंसी है तो जल्दी बनेगा। तो जो इन्वर्टेड ज्यादा वाले जो पाथ हैं वो कम होंगे, इसलिए परसेंटेज रेसिमाइजेशन ज्यादा होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है बेटा। यहाँ ड्यूटेरियम, यहाँ पे CH, यहाँ H, यहाँ D। देखो ये हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ये साइक्लो। नाउ दिस इज कायरल सेंटर एंड दिस इज Br। इसका आपने क्या कराया? H2O के साथ रिएक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ SN1 रिएक्शन होगा, क्योंकि इतना शानदार कार्पेटाइन बन रहा है, इतना शानदार कार्पेटाइन बन रहा है, बनाना बॉन्ड स्टेबलाइज, तो यहाँ पे SN1 ही होगा। ठीक है। दूसरा, अगर आपने ये लिया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ड्यूटेरियम, अगेन यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगा, पानी डालेंगे तो, बट परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन कहाँ होगा? जहाँ पे कार्पेटाइन ज्यादा सुंदर होगा। ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, तो परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन या ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बहुत ज्यादा फास्ट होगा। तो इसमें जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट आएगा वो कम आएगा, और इसमें परसेंटेज इन्वर्जन ज्यादा होगा। तो डायरेक्टली व्हाट वी कैन से percentage of racemization is directly proportional to stability of कार्पेटाइन or inversely proportional to percentage of inversion। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। हाँ, अब नेक्स्ट देखो जरा। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ होता है। देखो अगर बेटा ये Rx है, ठीक है, अगर ये Rx है और इसको आपने वाटर में डाला तो ये कार्पेटाइन बनता है, ठीक है। फिर इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो क्या बनता है? RNU। क्लियर है? तो इसमें देखो क्लियरली दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टेप 1, और स्टेप 1 का जो ट्रांजिशन स्टेट होगा उसको क्या बोलेंगे? TS1। क्लियर है? और R+ पर जब NU अटैक करेगा तो सेकंड स्टेप, सो दिस इज TS2।
अब देखो जरा ध्यान से, इन SN1 रिएक्शन बताओ जरा कौन सा स्टेप ज्यादा फास्ट था, पहला या दूसरा? सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप स्लो था ना बेटा, स्लो है, इसलिए उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, हाई। क्लियर है? और सेकंड स्टेप फास्ट है, इसलिए उसकी एक्टिव एनर्जी क्या है, लो। तो देखो जरा, पहला स्टेप कराने के लिए आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ा था, सो दिस इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सेकंड ट्रांजिशन स्टेट, देखो एक्सट्रीमली लो। ऐसा क्यों? E ऑफ TS2, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है, प्लस और माइनस का ही तो इंटरेक्शन है। क्लियर है बेटा ये बात? तो इन SN1 रिएक्शन always first step will be RDS, और वही आपका स्लोएस्ट होगा और वही आपका रेट गवर्निंग स्टेप होगा। और अब आप खुद सोचो, अगर बेटा आपको मार्केट में इतनी एनर्जी मिल गई, अगर इतनी एनर्जी मिल गई कि TS1 के बराबर ये अगर क्रॉस कर गया तो ऑब्वियस सी बात है फिर ये तो क्रॉस हो ही जाएगा। तो इसमें जो मेन हर्डल होता है वो होता है कार्बोकेटाइन बनाने का। अगर आपको इतनी एनर्जी मिल गई एक्सोथर्मिक स्टेप से या जो सॉल्वेशन स्टेप से, तो देखो इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात क्या होता है, देखो इन SN1 रिएक्शन फर्स्ट स्टेप इज वेरी डिफिकल्ट। In SN1 reaction, first step is very difficult because it is a bond breaking step. बेटा सुनो, बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप है, सिर्फ बॉन्ड तोड़ना है आपको और कुछ फायदा नहीं है आपको। बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप है, पता स्टिल ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर होता है। क्या कैसे बोल सकते हो? SN1 reaction can be observed even at room temperature। SN1 रिएक्शन फिर भी रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, आपको गर्म नहीं करना पड़ता है, इतना ज्यादा आपको एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है फिर भी। तो बेटा इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो कौन है? ड्राइविंग फोर्स कौन है बताओ? ड्राइविंग फोर्स है बेटा क्या? सॉल्वेशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। इसलिए बेटा पीपीएस क्या था? कंपलसरी। पीपीएस क्या था? कंपलसरी। अच्छा, यहाँ पे आप एक बात और फील करो, अगर बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा ना तो वो फ्री कार्बोकेटाइन बनने के पहले ही पूरा अटैक कर देगा। उसको क्या अंतर पड़ता है कि भाई मैं उसको थोड़ी ना आप गाइडलाइंस दे के भेजोगे कि भाई तू एक काम करना, जब कार्बोकेटाइन बन जाए तब अटैक करना। यार अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो उसको तो अटैक करना है। इंटीमेट आयन पेयर में पता चला उसने पूरा अटैक कर दिया, उसने सॉल्वेटेड में बैक साइड से पूरा अटैक कर दिया और रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो इसलिए SN1 रिएक्शन में पीपीएस कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये जो हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, इसको क्रॉस करने के लिए कैटाइन और एनाइन दोनों को सॉल्वेट करना पड़ता है। जब तक दोनों सॉल्वेट नहीं होंगे ये जो बड़ा वाला थ्रेशोल्ड है ये क्रॉस नहीं होता है, और एक बार ये क्रॉस हो गया फिर तो काम हो गया। अब एक बात और देखो जरा, अच्छा यहां तक अगर कोई डाउट हो तो पूछो। अब देखो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ TS1 is inversely proportional to stability of कार्बोकेटाइन। ये कौन एक्सप्लेन करेगा? जो पहला जो थ्रेशोल्ड था उसकी एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो एक एक्चुअली में प्रिंसिपल होता है
हैमंड पोस्टुलेट, हैमंड्स प्रिंसिपल। हैमंड्स प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, देखो जरा ध्यान से। एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज नियरेस्ट नेबर लाइन। ये फील करो जरा क्या है। जैसे ऐसे देखो बेटा, ये बताओ, ये पॉइंट में आइसोलेट कर पाऊंगा क्या? ये पॉइंट में कभी आइसोलेट नहीं कर पाऊंगा। क्यों? वी कैन नॉट आइसोलेट ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली अनस्टेबल सिचुएशन। ये हम कभी भी याद रखना, पूरी केमिस्ट्री में बेटा कभी भी ट्रांजिशन स्टेट को आप आइसोलेट नहीं कर पाओगे। तो फिर ये एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे? ये एक्टिवेशन एनर्जी निकालते हैं उस स्टेट में दो रियल बातें होंगी। देखो ये रियल है, ये तो रियल है, आर एक्स अपन मार्केट से लाते हैं। एंड आर प्लस, यस इट इज ऑल्सो रियल। आर प्लस है ना, कार्ब कैटाइन है, इसका हाफ लाइफ होता है। वी कैन ऑब्जर्व इट, वी कैन आइसोलेट इट, बट वी कैन नेवर आइसोलेट दिस ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? तो अब अगर यार हम इसको ट्रांजिशन स्टेट को आइसोलेट नहीं कर पाएंगे बेटा, तो इसकी एनर्जी कैसे बताएंगे? तो इसके लिए हमें हेल्प करी थी एक साइंटिस्ट था हेमंड। उसने क्या बोला था कि आप चिंता मत करो, एनर्जी की जो ट्रांजिशन स्टेट का जो एनर्जी है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, बट हमें ये पता लग जाएगा कि उसकी एनर्जी किसके सिमिलर होगी। तो देखो जरा, इन दोनों में बताओ उसका नियरेस्ट नेबर कौन है इस स्टेप का। इस स्टेप 1 का नियरेस्ट नेबर कौन है, आर प्लस या आर एक्स? बोलो। आर प्लस। हाँ, तो जो होगा, ये जो ट्रांजिशन स्टेट होगी ये आर प्लस लाइक होगी। मतलब आर प्लस की एनर्जी कम तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम। अगर समझ गए ना, अगर आर प्लस सुंदर है तो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा। मतलब अगर आर प्लस की एनर्जी कम तो TS1 कम, अगर आर प्लस अनस्टेबल तो TS1 ऊपर। तो इसलिए मैंने लिखा है कि दिस एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा कब होगा, जब ये स्टेबल हो या अनस्टेबल हो? जब अनस्टेबल हो, इसलिए लिखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब देखो जरा TS2, बेटा TS2 भी कैसा है, वो प्रोडक्ट लाइक होगा या आर प्लस लाइक होगा? TS2, अरे TS2 भी आर प्लस लाइक है, बिकॉज नाउ दिस इज सेकंड स्टेप। आर प्लस से लेके आर प्रोडक्ट बनना, ये भी किसके जैसा है? तो बेसिकली इसका TS1 एंड TS1 एंड TS2 both are कार्ब कैटाइन लाइक। मतलब अगर आपका कार्ब कैटाइन स्टेबल हुआ तो TS1 भी नीचे आएगा, TS2 भी नीचे आएगा, और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा और रिएक्शन इजी हो जाएगा। इसलिए पूरा का पूरा जो इसमें सबसे गवर्निंग, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो ऑब्वियस सी बात है, लिविंग ग्रुप तो होना ही चाहिए, पीपीएस होना ही चाहिए। उसके बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है आर प्लस ऐसा होना चाहिए जो स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल होगा तो आपका TS1 भी नीचे, TS2 भी नीचे, तो काइनेटिकली भी फेवरेबल रिएक्शन होगा और आगे ये रिएक्शन संभव हो पाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हैमंड्स पोस्टुलेट, जो कि अपन को जानना होता है। तो होपफुली ये समझ आ गया होगा। इसमें देखो जरा और क्या हम अब लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, देखो मान लो ये रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना है, दिख रहा है आप सभी को?
अभी ठीक है, बेटर है। देखो जरा, ये है पोटेंशियल एनर्जी और ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ध्यान से समझना, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो ये ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टेंट होगा एंड दिस इज फाइनल प्रोडक्ट। तो बताओ ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है या सिंगल स्टेप रिएक्शन? ऑब्वियसली इट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। देखो जरा, मल्टी स्टेप रिएक्शन। अब देखो जरा, एक स्टेप क्या होता है, एक स्टेप में एक थ्रेशोल्ड होता है, एक पड़ाव होता है, ठीक है। तो देखो यहां से लेके यहाँ ये इंटरमीडिएट वन हो गया, बिकॉज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जितने भी मिनिमा होते हैं वो सब इंटरमीडिएट। ये आपका पहला स्टेप हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ TS1। ये कहलाएगा आपका फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। और ये इंटरमीडिएट वन, ये कहलाएगा TS2 और ये हो जाएगा इंटरमीडिएट 2। उसके बाद ये होगा आपका TS3 और ये हो जाएगा I3, ये होगा TS4, ये होगा I5 और ये होगा TS6। क्लियर है? तो बताओ ये कितने स्टेप रिएक्शन है, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप, ये सिक्स्थ स्टेप। तो 6 स्टेप रिएक्शन है ये बेटा। इसमें 6 स्टेप रिएक्शन में हर एक स्टेप में टोटल ट्रांजिशन स्टेट, टोटल नंबर ऑफ TS कितने होंगे, एक स्टेप में एक होता है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बेटा 5 होंगे। देखो 2 स्टेप में एक इंटरमीडिएट होता है, 3 स्टेप में 2 इंटरमीडिएट, 5 स्टेप में 4 इंटरमीडिएट, 6 स्टेप में 5 इंटरमीडिएट। और ट्रांजिशन स्टेट जो TS1 से TS जो 6 तक है, वी कैन नॉट आइसोलेट। बट यस, I1 से लेके I5 तक जो इंटरमीडिएट है, वी कैन आइसोलेट। मतलब इनको हम आइसोलेट कर सकते हैं, बट हम ट्रांजिशन स्टेट को कभी आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। तो बताओ ये ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा, दिस विल बी I1 लाइक एंड दिस वन I1 लाइक। ये कैसा होगा ट्रांजिशन स्टेट 3, I3 लाइक। और TS4, अब I3 और I5 में थोड़ा कंपटीशन था, ये I4 कर दिया, सो दिस विल बी I4 लाइक एंड TS6 I4 लाइक। तो होपफुली ये समझ आ गया होगा। इस तरीके से हम ये बातें कर सकते हैं। तो SN1 रिएक्शन में जो भी आपकी होती है स्टेप, 2 स्टेप हो या 3 स्टेप हो, वो मोस्टली इंटरमीडिएट लाइक होते हैं, इसलिए कार्पेटाइन का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। देखो जरा, अब अगर मान लो आर एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू CL VR और I, ठीक है, तब तो आप कोई भी PPS डाल दो, है ना, कोई भी पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट डाल दोगे, लाइक H2O, ROH, RCOOH एक्सेट्रा, तब SN1 रिएक्शन हो जाएगा। यस और नो? बस ये R प्लस ऐसा होना चाहिए जो 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, है ना, या बेंजाइलिक हो या एलाइलिक या स्टेबल कार्पेटाइन हो, मतलब ऐसा बनता हो, तो ये SN1 रिएक्शन हो जाएगा। अब देखो जरा आगे, अल्कोहल में ऐसा नहीं होगा। देखो बेटा ध्यान से, जैसे अल्कोहल अगर है ROH, ठीक है, इसमें
ये बताओ ROH अब लीविंग ग्रुप है क्या? इट इज अ पुअर लीविंग ग्रुप। क्यों? मैंने सिखाया था कि जब निकलेगा तो O पे माइनस अगर है तो वो ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज होना चाहिए। तो OH एक्चुअली में पुअर पुअर लिविंग ग्रुप होता है। OH को पहले तो लिविंग ग्रुप बनाओ, तो या तो आप H प्लस ऐड कर दो, या फिर कोई लुईस एसिड ऐड कर दो, या फिर एक कंपाउंड होता है टोसाइल क्लोराइड, वो ऐड कर दो। तो लिविंग लिविंग ग्रुप एबिलिटी लिविंग ग्रुप एबिलिटी लिविंग ग्रुप ability of OH group can be enhanced by addition of H plus और लुईस एसिड और टोसाइल क्लोराइड। ऐसा क्यों है देखो जरा एक एक करके। Leaving group ability of OH can be enhanced by addition of H plus लुईस एसिड और टोसाइल क्लोराइड। देखो जरा यहाँ, अगर ROH में आपने H प्लस डाला तो ये कॉन्ट्रेस्ट को अटैक कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम ROH2 प्लस। अभी ये क्या था? पुअर लिविंग ग्रुप। नाउ दिस विल बिकम गुड लिविंग ग्रुप। मैं कल सिखाया था। बिकॉज अब अगर TPS आपने रखा हुआ है तो ये लिविंग ग्रुप बहुत सुंदर है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब देखो ये न्यूट्रल होकर निकल रहा है। नाउ दिस विल बिकम न्यूट्रल लिविंग ग्रुप। यस और नो? तो ये तो पहला तरीका था, आप H प्लस ऐड कर दो। अब देखो कार्पेटाइन बनने लगा, लिविंग ग्रुप निकलने लगा। तो OH में प्रॉब्लम है, डायरेक्ट OH मत निकालना। हाँ, अगर उसमें H प्लस डाल दिए देन वो बहुत शानदार लिविंग ग्रुप हो जाएगा, इनफैक्ट वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है। सेकंड देखो, अगर ROH में कोई लुईस एसिड डाल दिया, लुईस एसिड होता है लाइक ZnCl2, SbCl3, ठीक है, AlCl3 एक्सेट्रा, कोई भी अगर आप लुईस एसिड डाल दो तो क्या होता है? तो लुईस एसिड का मतलब क्या होता है? लोन पेयर एक्सेप्टर। तो मान लो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा? ZnCl2 माइनस। अब क्या होगा बेटा? अब ये अगर लीक करेगा तो देखो बताओ, न्यूट्रल होकर निकलेगा या नेगेटिव होकर? अब तो ये निकल जाएगा ना, क्योंकि यहाँ प्लस आ गया। तो दिस विल बिकम R प्लस प्लस OH ZnCl2, और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। क्लियर है? अब देखो प्लस को फ्री करना था तो निकल गया। तो ये बात समझ आई? अगर आप एसिड डाल दो, प्रोटिक एसिड डाल दो, तब भी वो लिविंग ग्रुप बन जाएगा। अगर आप लुईस एसिड डाल दो तब भी, बिकॉज O पे आपने प्लस बना दिया, O पे प्लस बना दिया, तो वो फिर सब लोग बोलेंगे भाई तू निकल जा, O पे प्लस अच्छा है या कार्बन पे प्लस अच्छा है? O पे प्लस इज हाईली अनस्टेबल। तीसरा मैंने बताया आपको बाय एडिशन ऑफ टोसाइल क्लोराइड। तो देखो जरा, अगर ROH है और आप उसमें टोसाइल क्लोराइड ऐड करते हैं, टोसाइल क्लोराइड बेटा ये होता है, ये होता है टोसाइल क्लोराइड, और इसको पायरिडीन में डाल के ऐड कर दो तो होता क्या है बेटा? ये यहाँ अटैक करके इस क्लोरीन को निकालता है और पायरिडीन इस H और इस Cl को खींच लेता है। तो क्या बचेगा? ROS डबल बॉन्ड O। अब बताओ ये कैसा लिविंग ग्रुप होगा? नाउ दिस इज गुड लिविंग ग्रुप। अच्छा, ये H और ये Cl को कौन खींच ले गया? पायरिडीन। पायरिडीन बेस है और HCl एसिड है, तो वो उसको बना के सॉल्ट बना लेता है। ये पायरिडीनियम क्लोराइड ये वाला सॉल्ट बना जाता है। ये आपका सॉल्ट हो गया। ठीक है। सर और पर ये वीडियो देखो, क्लियर नहीं आ रहा है सर। हाँ सर, आवाज भी लैग हो रही है। बेटा होपफुली ये क्लियर आगे हो गया होगा। SN1 रिएक्शन इन अल्कोहल, अल्कोहल को अपन कैसे कैसे अच्छा लिविंग ग्रुप बना सकते हैं। इट इज वेरी बैड लिविंग ग्रुप। OH नॉर्मली नहीं निकलता है बेटा। H प्लस डाल दो, सो दिस विल बिकम OH2 प्लस।
लुईस एसिड डाल दो, दिस विल बिकम OH प्लस La माइनस, तो सेकंड। और थर्ड टॉसाइल क्लोराइड, इनका डिटेल्ड मैकेनिज्म बताया मैंने। नाउ ऑल थ्री फॉर्मेट्स आर हैविंग वेरी गुड लीविंग ग्रुप, तो ये तीनों अब लीव कर जाएंगे। पीपीएस डालो, सॉल्वेंट, वीक न्यूक्लियोफाइल पीपीएस सॉल्वेंट, और अगर कार्पेटाइन बनने लायक होगा तो डेफिनेटली बनेगा, और यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसा अल्काइल हैलाइड में है वैसा ही इसमें होना है, बट जो पहला स्टेप है कौन सा, लीविंग ग्रुप बनाने वाला, वो इसमें एक्स्ट्रा होगा। तो देखो इसमें हम एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसमें हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो CH3 CCH3 CH3 CH2 OH और इसका रिएक्शन HCl के साथ। HCl देखो पोलर प्रोटेक्ट है, HCl है, सबसे पहले तो क्या होगा, CH3 CCH3 CH3, और यहाँ क्या आ जाएगा CH2 OH2 प्लस, यस और नो बेटा, ठीक है, ये निकल जाएगा, ये निकल गया, क्या बनेगा CH3 CCH3 CH3, और यहाँ क्या आ जाएगा CH2 प्लस। अब ये कार्पेटाइन बॉन्ड डिग्री है, मिथाइल शिफ्ट होगा, और अगर मिथाइल शिफ्ट होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो मिथाइल शिफ्ट होकर ऐसा दिखेगा, CH3 CCH3 प्लस और CH2 CH3। क्लियर है बेटा, ये बात, मिथाइल शिफ्ट हो गया। उसके बाद अब क्लोरीन इस पे अटैक कर देगा, बिकॉज Cl माइनस, अच्छा Cl माइनस Br माइनस I माइनस ये वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, Cl माइनस स्पेशली और Br माइनस, Cl माइनस अटैक कर देगा, तो CH3 CCH3, यहाँ Cl CH2 CH3। या और क्लियरली बताऊं, अगर बेटा अल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ अगर है और अगर SN1 हो रहा है तो फिर हमेशा SN1 ही होगा, क्योंकि पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, और Cl माइनस उतना ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, ठीक है, तो हमेशा ये SN रिएक्शन ही देगा। हाँ बेटा सुनो जरा, जो SN1 रिएक्शन है उसके मैं की पॉइंट्स आपको बता देता हूँ एक बार और। SN1 रिएक्शन में जो मॉलिकुलरिटी होगी वो 1 होगी, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Rx 1 होगा, विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल 0 होगा, और इसमें कार्पेटाइन बनेगा, और वो कार्पेटाइन जरूरत अगर है, अगर उससे ज्यादा स्टेबल हो रहा है बगल में जाने से, तो फिर रीअरेंज भी होगा, और कितने भी स्टेप रीअरेंज हो सकते हैं। क्लियर है बेटा ये बात। उसके बाद इसमें जो कंपलसरी सॉल्वेंट है वो पीपीएस है, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। कंपलसरी सॉल्वेंट पीपीएस इसलिए है बेटा, क्योंकि इसमें हमने देखा था एक पहाड़ जैसी एक्टिवेशन एनर्जी थी फर्स्ट स्टेप की, और वो क्रॉस करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी तभी मिलती है जब हम कैटाइन और एनाइन दोनों का सॉल्वेशन करें, और पीपीएस एक ऐसा सॉल्वेंट होता है जिसमें दोनों को सॉल्वेट करने की टेंडेंसी होती है, तो इसमें पीपीएस होगा। और अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लोगे, अगर यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लोगे, यहाँ पे प्रॉब्लम बेटा होगी कि वो खुद अटैक करने लगेगा न्यूक्लियोफाइल, और कार्पेटाइन को बनने के पहले ही अटैक कर देगा, तो फिर वहां पे SN1 रिएक्शन नहीं होगी। सो इफ यू वांट कि SN1 रिएक्शन हो तो आइडियली जितना वीक, जितना बेकार न्यूक्लियोफाइल आप ले सकते हो आप लो, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन देना है वो कार्पेटाइन को देने हैं, और कार्पेटाइन इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि वो तो किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, उसकी कोई चॉइस नहीं होती है, ठीक है, उसको तो कोई भी इलेक्ट्रॉन दे दे क्योंकि वो इतना ज्यादा अनस्टेबल है। अगर आप देखोगे तो इट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, जिसमें पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्पेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्पेटाइन विल बी योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जितना ज्यादा अच्छा कार्पेटाइन होगा उतना फास्ट SN1 रिएक्शन होगी। ऑब्वियस सी बात है, दो पैरामीटर और होते हैं कि जो सॉल्वेंट है दैट शुड बी पोलर प्रोटेक्ट, उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट शुड बी हाई,
एंड जो लीविंग ग्रुप है वो शानदार होना चाहिए, लीविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। अब लीविंग ग्रुप अच्छा कैसे पहचानोगे? या तो कोई निकलने के बाद हेलोजन पर नेगेटिव आ रहा हो, या फिर कोई न्यूट्रल हो रहा हो निकलने के बाद, या फिर ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव आ रहा हो और वो ऑक्सीजन पे ही डीलोकलाइज हो, तो ये सारे लिविंग ग्रुप आपके निकल सकते हैं। तो लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए। और कार्ब कैटाइन कौन कौन से नहीं बनाने? मिथाइल कार्ब कैटाइन, एथाइल कार्ब कैटाइन, प्लेन लीनियर 1 डिग्री आपको नहीं बनाने हैं। अगर ब्रिज हेड पे कार्ब कैटाइन बन रहा है वो भी नहीं बनाना है। अगर कार्ब कैटाइन बना के कोई एंटी एरोमेटिक कार्ब कैटाइन हो रहा है तो वो भी नहीं बनाना है। डबल बॉन्ड पे कार्ब कैटाइन नहीं बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड पे नहीं बनाना है, और बेंजीन रिंग पे नहीं बनाना है। ये आपको याद रखना है कि बनाने नहीं है, बाकी आप सब जगह बना सकते हो। बस इस तरीके से ये पॉइंट्स हैं। इसमें थ्योरेटिकली 100% रेसिमाइजेशन होगा और एक्सपेरिमेंटली हल्का सा इन्वर्जन ज्यादा होता है। वहाँ पे जो रियलिटी में होता है, जिसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा होता है। और इन SN1 रिएक्शन अगर हम एक्सपेरिमेंटल इंटरप्रिटेशन की अगर बात करें तो परसेंटेज रेसिमाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ इन्वर्जन। न्यूक्लियोफाइल वीक ही चलेगा यहाँ, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं चाहिए। हाँ, अगर एल्कोहल्स हैं तो एल्कोहल्स में जो OH होता है वो आपका पुअर लिविंग ग्रुप है, वो निकलता नहीं है। इसलिए उसमें 3 काम आप कर सकते हो, आइदर एडिशन ऑफ H+ और लुईस एसिड और टोसाइल क्लोराइड, ये आप ऐड कर सकते हो। अगर आपने ये ऐड कर दिया तो दैट विल बिकम वेरी गुड लिविंग ग्रुप। उसके बाद फिर अगर SN1 की कंडीशन है तो वो SN1 शो करेगा, और SN2 की कंडीशन है तो SN2 करेगा। तो होपफुली दीज आर द पॉइंट्स। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे SN। नेक्स्ट देखो बेटा SN2 रिएक्शन। देखो 5-6 पॉइंट तो बड़े इजीली हम बता सकते हैं। देखो पहला पॉइंट, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो देखो नेम में ही छिपा हुआ है। दूसरा, अब मोलिकुलरिटी इसकी क्या है? 2, मतलब दो लोगों के इंटरेक्शन पर रेट डिपेंड कर रहा हो। तो रेट इज इक्वल टू के Rx टू दी पावर 1 एंड Nu टू दी पावर 1। बिकॉज अगर एक होता है तो सिर्फ Rx होता है, 2 होता है तो न्यूक्लियोफाइल भी होगा। तो देखो मोलिकुलरिटी इसकी क्या हो जाएगी? मोलिकुलरिटी इसकी 2 हो जाएगी एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Rx 1 होगा। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल भी 1 होगा। ओवरऑल ऑर्डर 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या होगा? अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Rx को इंक्रीज कर दिया और मान लो डबल कर दिया, आपने क्या कर दिया? डबल। तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, बिकॉज पावर क्या है? 1। क्लियर है बेटा ये बात? उसके बाद यहां देखो, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज कर दिया और वो भी मान लो डबल कर दिया, तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? डबल। वो भी बढ़ जाएगा, वो भी डबल होगा। अगर बेटा दोनों डबल कर दिए तो रेट क्या हो जाएगा? 4 गुना। ये आ जाएगा C की जगह 2C, ये आ जाएगा C की जगह 2C, सो रेट विल बिकम 4। क्लियर बेटा इतनी बात? ये तो बेटा ऐसा है। अब देखो जरा एक और बात, इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्यों?
क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जैसे जैसे आ रहा था, ये मैंने कल समझाया था, अगर 50% न्यूक्लियोफाइल, अगर 50% लिविंग ग्रुप निकल गया तो 50% न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो ये साइमल्टेनियस अटैक होता है। इसमें क्या होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, सिंगल स्टेप रिएक्शन में तो वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इसमें क्या होता है, इन SN2 reaction attack of nucleophile and in SN2 reaction as leaving group depart, अच्छा तो ऐसे समझो, इन SN2 रिएक्शन ऐसे देखो, RX रिएक्शन और ये न्यूक्लियोफाइल, इसने जैसे इस पर अटैक करा, यहाँ पे पार्शियल प्लस था, यहाँ अटैक करा तो ये बॉन्ड फॉर्म होगा, तो तुरंत ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जैसे जैसे ये अटैक करता जाएगा, जैसे जैसे नया वाला जो किराएदार है वो आता जाएगा, पुराना वाला जाता जाएगा और सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा। अब बेटा ये बताओ, इसमें अगर आप इस तरीके का डिसीजन ले रहे हो कि आप एट द सेम टाइम इसको, इसके तुरंत आने से आप इसकी तुरंत छुट्टी कर दे रहे हो, तो ऐसे केस में बेटा ये पावरफुल होना चाहिए। यहाँ पे कंपलसरी कंडीशन होती है बेटा। कंपलसरी कंडीशन क्या होती है, इन SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्गर देन, nucleophile should be stronger than L minus। अगर आप न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी आने वाले का ज्यादा होना चाहिए जाने वाले से। अब अगर मान लो यहाँ पे कोई दे रहा है आपको 50,000 और 40,000 लेके आएगा, तो क्या ये कैपेबल होगा इसको निकालने के लिए ऑन द सेम ऑन स्पॉट, ये इसको निकाल पाएगा? ये थोड़ा सा पावरफुल होना चाहिए, ये पैसा ज्यादा दे तब जाके ये तुरंत ये काम हो पाएगा। तो यहाँ पे कंपलसरी कंडीशन है कि भाई जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए जो एग्जिस्टिंग है। एग्जिस्टिंग अगर आपको एक्स अमाउंट दे रहा है, या एग्जिस्टिंग का न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर कुछ एक्स अमाउंट है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो आने वाला है उसकी ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो एक और बहुत ही शानदार बात, देखो आपको यहाँ पे देखो रेट लॉ से भी आप देख सकते हो, आपको न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ जबरदस्त चाहिए। और बेटा होता क्या है, इन पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट बेटा समझना ध्यान से, इन पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट कैटाइन और एनाइन दोनों का हाइड्रोलिसिस होता है। कैटाइन और एनाइन बोथ सॉल्वेशन इज पॉसिबल। तो होता क्या है बेटा, अगर आपने पीपीएस ले लिया, तो वो तो इस न्यूक्लियोफाइल को पकड़ लेगा। अगर आपने पीपीएस ले लिया तो पीपीएस को तो पसंद है ना सॉल्वेशन करना। समझना बेटा ध्यान से, अगर आपने पीपीएस ले लिया तो एक आपने बहुत शानदार न्यूक्लियोफाइल लिया, मान लो आपने SH- लिया, बट आपने डाल दिया उसको पानी में। भाई इसको पानी तो पकड़ लेगा ना, बिकॉज पानी को तो कैटाइन और एनाइन दोनों को सॉल्वेट करना है। बट अगर आपने पीएएस लिया, अगर आपने कैसा लिया पीएएस, तो पीएएस में सिखा चुका हूं, पीएएस पोलर अप्रोटेक सॉल्वेंट सिर्फ किसको सॉल्वेट करता है, ओनली कैटाइन सॉल्वेशन। पीपीएएस सिर्फ कैटाइन का सॉल्वेशन करता है, सिर्फ कैटाइन का सॉल्वेशन करेगा। मतलब अगर यहाँ पे कैटाइन है उसको सॉल्वेट कर देगा, बट एनाइन हमेशा, जो एनाइन जो होगा या जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करने के लिए हमें फ्री होगा। ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें जो कंपलसरी कंडीशन है बेटा, जो कंपलसरी कंडीशन है आप समझो, आप चाहते हो कि आपका न्यूक्लियोफाइल शानदार रहे, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ ज्यादा हो, न्यूक्लियोफाइल तेजी से अटैक करे, और जैसे अटैक करे वैसे ही एल को निकाल दे, वैसे लिविंग ग्रुप को निकाल दे, तो आप चाहोगे ना कि न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ ज्यादा हो। और न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ कैसे ज्यादा होगी, अगर उसको मान लो आपने पानी में डाल दिया, पानी में डाल दिया, किसी भी पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में डाल दोगे तो वो तो एनाइन को उठा के क्या कर लेंगे, एनाइन के चारों तरफ 6, 7, 8 लेयर पानी की बन जाएंगी और उसको कचरा कर देंगे, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को खत्म कर देंगे। और इसलिए यहाँ पे पीपीएस नहीं ले रहे हैं। बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पीपीएस लेने पर,
बट अगर आपने पीपीएस ले लिया तो जो न्यूक्लियोफाइल है उसके चारों तरफ 6-7 लेयर किसकी बन जाएंगी, पानी की। तो फिर वो हैवी होके फिर क्या कर रहा होगा, वो चल रहा होगा, फिर उसका मूवेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, मूवमेंट भी उसका क्या हो जाएगा, स्लो। और हो सकता है फिर पानी की लेयर है तो पानी ही अटैक कर दे, तो चांसेस ऑफ कोलिजन बिटवीन दैट आरएक्स एंड न्यूक्लियोफाइल विल बिकम लेस। इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, मैंने आपको ये सिखाया था, पीपीएस दोनों का सॉल्वेशन करता है। मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, पीपीएस दोनों का सॉल्वेशन करता है, कहीं कैटाइन देखा है एनाइन देखा, वो दोनों को सराउंड कर लेता है। बट पोलर अप्रोटेक सॉल्वेंट सिर्फ कैटाइन को सराउंड करता है, एनाइन को वो फ्री छोड़ता है, एनाइन को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बोलो सर नॉन पोलर ले लो, नॉन पोलर भी तो है ना, न्यूक्लियोफाइल को तो मैं बोलूंगा कि भाई पोलर सॉल्वेंट है, इंट्रैक्शंस भी तो होने चाहिए क्योंकि आपको आरएक्स को फाइनली तो निकालना ही है ना। तो प्रेफर्ड सॉल्वेंट इज पोलर, बट इन SN1 आपको तोड़ने के लिए चाहिए था, इसलिए पीपीएस। और आप इनफैक्ट SN1 में आप चाहते थे कि न्यूक्लियोफाइल ही गंदा हो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अगर बेकार नहीं होगा तो फिर तो SN1 होगा ही नहीं। तो आप चाहते थे SN1 में न्यूक्लियोफाइल बेकार हो, तो आपने पीपीएस में डाल दिया। उस न्यूक्लियोफाइल वो अच्छा भी ले लो लेकिन आप उसमें पानी डाल दो, अच्छा न्यूक्लियोफाइल लेके आप पानी डाल दो, वैसे ही बेकार हो जाना है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहते हो कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो, न्यूक्लियोफाइल अच्छा हो, न्यूक्लियोफाइल फ्री हो, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए अवेलेबल हो, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे पोलर कैसा लेंगे, अप्रोटेक सॉल्वेंट। अब देखो पोलर अप्रोटेक सॉल्वेंट में ऐसी क्या खास बात होती है कि वो सिर्फ किसको अटैक करता है, सिर्फ किसको सॉल्वेट करता है, कैटाइन को। देखो जरा ध्यान से, हाँ देखो जरा, एक सॉल्वेंट होता है DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, वो होता है CH3CS11O CH3, ये होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO। एक होता है DMF, डाइमिथाइल फ्यूरेनामाइड, फ्यूरेनामाइड ये होता है, और उसमें 2 मिथाइल लगा दो, ठीक है, तो दिस इज DMF। एक होता है DMA, डाइमिथाइल एसिटामाइड, एसिटामाइड में 2 मिथाइल लगा, ठीक है। फ्यूरोन, तो इस तरीके के देखो सब में पोलैरिटी है, बट कहीं हेलोसोनिट्रिक का हाइड्रोजन नहीं है, आप चेक करना, कहीं पे ऐसा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब पोलर सॉल्वेंट हो बट हाइड्रोजन अटैच्ड टू हेलोसोनिट्रिक should be absent। तो ये 3 एग्जाम्पल है, बहुत फेमस है। और बेटा ये ऐसे ही लिखे होंगे डीएमएसओ का मतलब है ये, ठीक है। तो इनमें ऐसा क्या होता है, ये सिर्फ सॉल्वेशन किसका करते हैं, ओनली कैटाइन सॉल्वेशन, देखो जरा इसकी बात भी समझ लो, ऐसा क्यों होता है, ये सिर्फ कैटाइन का सॉल्वेशन करते हैं। देखो जरा, ठीक है। एक्चुअली में ये सब आप टेंशन मत लेना, ये एक्चुअली में पूरे जीओसी का पार्ट है ना। तो जीओसी आरएम जो भी चीजें रिक्वायर्ड होंगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारा कुछ देखेंगे, ये सब वैसे जीओसी का पार्ट होता है, सॉल्वेशन वगैरह।
देखो जरा, अब अगर आप देखोगे तो ये डीएमएसओ का एक यूनिट है, ये भी डीएमएसओ का एक यूनिट है, ये भी डीएमएसओ और ये भी डीएमएसओ। क्लियर है? अब समझना जरा ध्यान से, ये जब इंटरेक्ट करेंगे तो एक स्फीयर ऐसा बनता है। बेटा ये बताओ, ये जो स्फीयर है ये कैसा स्फीयर है? निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज स्फीयर है, ये सुन लो। और ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर बन रहा है, जो आउटर स्फीयर बन रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। अब बताओ बेटा कौन सा स्फीयर ज्यादा इफेक्टिव है? इनर ऑर्बिटल इज मोर इफेक्टिव ना, बिकॉज उसमें उसमें क्या फंस जाएगा? कैटाइन। आप खुद सोचो, इस स्पेस में कौन आना चाहेगा? कैटाइन। और अगर यहाँ कैटाइन आ गया तो फिर क्या एनाइन के लिए जगह बचा? तो हमेशा याद रखना, जो नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है वो मोर इफेक्टिव होता है। क्या होता है? मोर इफेक्टिव। और अगर ये मोर इफेक्टिव है, इसकी पकड़ अगर ज्यादा अच्छी है तो इसके बीच में कैटाइन आ जाएगा, और अगर कैटाइन आ गया तो ये तो वैसे ही बेकार हो गया। क्या हो गया? लेस इफेक्टिव। इट मींस कि यहाँ पे डीएमएसओ का अरेंजमेंट ऐसा होता है, अलाइनमेंट ऐसा होता है कि जो बड़ा वाला स्फीयर है उसके बीच में एनाइन का ट्रैप होना पॉसिबल ही नहीं है, तो नो एनाइन सॉल्वेशन। और अगर एनाइन का सॉल्वेशन नहीं होगा तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्री है अटैक करने की। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। देखो पीपीएस में क्या होता है, कौन सा इफेक्टिव स्फीयर होता है? देखो पीपीएस कैटाइन एंड एनाइन दोनों का सॉल्वेशन करता है। वो इसलिए, अगर Na प्लस है, ये मैं सिखा चुका हूं आपको पहले, तो O सराउंड करेगा, माइनस वाला माइनस टर्मिनल सराउंड करेगा, और पीछे वाले साइड कौन रहेंगे? H। क्लियर? तो ये सामने वाले को देख के अपना अलाइनमेंट करते हैं। तो यहाँ पे इफेक्टिव स्फीयर कौन है बताओ? यहाँ पे इफेक्टिव स्फीयर कौन सा है? नेगेटिवली चार्ज स्फीयर। तो इसने कैटाइन को ट्रैप कर दिया। और अगर एनाइन है, एनाइन है, इसको कौन सा टर्मिनल पास आएगा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन अगर पास आएगा तो वो कैसा स्फीयर होगा? प्लस प्लस प्लस। तो इफेक्टिव स्फीयर कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव। तो इसमें एनाइन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पीपीएस में ये दोनों फैसिलिटीज हैं। पीपीएस में बेटा ये दोनों फैसिलिटीज है ना। पीएस में सिर्फ एनाइन का नहीं होगा, कैटाइन का होगा, और नॉन पोलर में तो कुछ किसी का भी नहीं होता है। तो ये एक नॉर्मल बात जो मैंने आपको, तो इतना स्टोरी समझने के बाद अब मैं ये बोल सकता हूँ, वी विल बैक टू SN2 रिएक्शन। मैं क्या बोल सकता हूँ? इन SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल must be strong and anionic, मतलब नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। न्यूट्रल नॉर्मली वीक होता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है वो नॉर्मली स्ट्रॉन्ग होता है। तो इन SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड एनायोनिक, एंड सॉल्वेंट मस्ट बी पोलर प्रोटेक्ट या पोलर अप्रोटेक्ट, मस्ट बी पोलर अप्रोटेक्ट। क्योंकि अगर आपने पोलर प्रोटेक्ट ले लिया तो आपका जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो भी कचड़ा हो जाएगा, वो भी वीक की तरह काम करने लगेगा। तो इतनी बात क्लियर है सॉल्वेंट से रिलेटेड। तीसरी बात देखो, ऑब्वियस सी बात है, लीविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ L मस्ट बी हाई। क्योंकि देखो निकलना तो यहाँ पे भी है, निकलना यहाँ पे भी है,
लीविंग ग्रुप अच्छा यहाँ पे भी होना मांगता है, ठीक है। अब देखो जरा आगे, अब मैं आपको बिल्कुल मेन बात इसकी समझा देता हूँ। देखो मेन बात आपको समझा देता हूँ SN2 रिएक्शन का। सबसे टेक्निकली जो सबसे स्ट्रॉन्ग बात है, ये बात अगर आपको समझ आ गई तो काम हो जाएगा। ये Cl देखो CH3Cl न्यूक्लियोफाइल पोलर अप्रोटेक सॉल्वेंट। अब इसमें देखो क्या होता है, सिंगल स्टेप होता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है और एल को निकाल लेता है, ठीक है। एंड दिस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज साइमल्टेनियस। अब समझ लो जरा ध्यान से, अब सारी बातें आपको ध्यान से सुननी होंगी। देखो जरा, ये अगर आप समझ गए तो काम हो जाएगा। देखो बेटा, नाउ दिस इज CH3Cl, H एंड Cl। अब होता क्या है यहाँ पे बेटा, इस Cl की वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और पोलर अप्रोटेक सॉल्वेंट है, मतलब न्यूक्लियोफाइल स्टेबल भी नहीं हो रहा है कि वो सॉल्वेट हो जाए। तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव पे अटैक करता है। अब आप बताओ कहाँ से अटैक करेगा। एक्चुअली में देखो जरा, एक बात होती है जो हमें, देखो अटैक न्यूक्लियोफाइल बेटा तभी करता है जब वहां पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल हो या फिर पॉजिटिव चार्ज हो। यहाँ पे देखो होता क्या है, एक सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CCl बॉन्ड। अब ध्यान से समझना बेटा ये बात। देखो कभी भी बेटा कोई बॉन्ड अगर बनता है, जैसे कार्बन और क्लोरीन का अगर मिक्सिंग हो गया दो एटॉमिक ऑर्बिटल का, तो एक बनता है बॉन्डिंग और एक बनता है एंटी बॉन्डिंग। तो है क्या यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है अभी, ये किसमें है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का डायरेक्शन पता क्या होता है, अगर बॉन्डिंग इस साइड है तो एंटी बॉन्डिंग इस साइड होगा, वो परफेक्टली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, ध्यान से समझो, यहाँ पे समझना ध्यान से, थोड़ी टेक्निकल बात लिख रहा हूं। लोन पेयर ऑफ न्यूक्लियोफाइल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सिग्मा स्टार CCl बॉन्ड। आप बोलोगे सर एंटी बॉन्डिंग में कौन डोनेट करता है? भाई एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करा क्योंकि वही खाली है ना, बिकॉज वही वैकेंट है। और यहाँ पे आप बताओ और कौन सा ऑर्बिटल खाली है, ना तो एल के पास खाली है, ना सी के पास खाली है, ना हाइड्रोजन के पास। तो वही एक खाली ऑर्बिटल है, उसी में डोनेट करता है। और अब डोनेट इसलिए करता है क्योंकि ये पावरफुल अटैक करने वाला है। अगर ये वीक होता तो ये एंटी बॉन्डिंग में नहीं देगा। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, आप ऐसे समझो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस तरीके का पागल होता है, इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है कि वो सिग्मा स्टार में भी दे देता है। आप देखो सिग्मा स्टार कितना अनस्टेबल है, अरे इसलिए तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया। अगर आप यहाँ वीक न्यूक्लियोफाइल लेते जो ऑलरेडी खुश न्यूक्लियोफाइल है, जो ऑलरेडी स्टेबलाइज न्यूक्लियोफाइल है, तो वो यहाँ सिग्मा स्टार में कैसे देता है। और सिग्मा स्टार में जब तक नहीं देगा, समझना बेटा ध्यान से समझना, ये CCl बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, CCl बॉन्ड। तो इसका एक सिग्मा स्टार बेटा ऐसे होगा, इसका सिग्मा स्टार एक ऐसे होगा, और होगा क्या, ध्यान से देखो, इसके सिग्मा स्टार में उसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इनके बीच में बॉन्ड बनने लगा। किस किस के बीच में, सिग्मा स्टार और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बनने लगा। तो जितना परसेंट, अगर ये 10% बॉन्ड बना तो बेटा ये 4.1 बॉन्ड थोड़ी होंगे, फिर इसको 10% टूटना मांगता है। ये 10% अगर बना तो ये 10% टूटेगा, ये 10% अगर बना तो ये हो गया 0.1 बॉन्ड। और बेटा 3 बॉन्ड तो ये परमानेंट है, तो ये होगा 3.1। तो यहाँ पे बताओ कार्बन का बॉन्ड कितना होगा, 0.9। एट द सेम टाइम कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है ना बेटा, कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है। तो आप फील करो, यहाँ पे अगर ये 10% बॉन्ड बनाया, अब ये यहाँ पे आप बोलोगे सर ये कहाँ, जगह कहाँ है, भाई वो आपको नहीं दिख रही है, जगह है यहाँ पे। जैसे CCl बॉन्ड, CCl का जो लोब होता है वो अगर इस तरफ वो बॉन्ड बना रहा है,
तो इस तरफ फिर एंटी बॉन्डिंग खाली होगा, उस एंटी बॉन्डिंग में इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दिए, और अगर ये 20% बॉन्ड बना तो ये 20% टूटेगा, तो ये धीमे धीमे वापस आने लगेगा। जब ये जाने लगेगा तो 20% बॉन्डिंग टूटा, तो यहाँ पे 20% बॉन्ड बना, मतलब 20% बॉन्डिंग हो गई यहाँ, मतलब वो 20% कम हुआ बॉन्डिंग, यहाँ पे 20% बढ़ गई, और ये तीनों बॉन्ड ऐसे रिपेल करने लगते हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन आती है, देखो जरा, एक ऐसी सिचुएशन आएगी बेटा यहाँ, ये 50% क्या हो गया, ब्रेक हो गया, और ये 50% फॉर्म हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, न्यूक्लियोफाइल की जगह कहाँ है। अब पता, अगर आपसे पूछा जाए, एक बात और सुन लो, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, यस ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। आप सोचो कि पानी पीछे से आके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन दे दे, दैट इज इम्पॉसिबल। तो CH3L या CH3Cl कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, यस, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और ऐसा बोला जाता है कि इन SN2 रिएक्शन, देखो इन SN2 रिएक्शन, in SN2 reaction, attack of nucleophile is always from back side। ये गलत नहीं है, क्यों? क्योंकि सिग्मा स्टार ही खाली है, सिग्मा स्टार में जब इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है, तो बैक साइड अटैक होगा। और if substrate is chiral, if substrate is chiral, then product is always inverted। बेटा इन्वर्टेड क्यों? क्योंकि पीछे से अटैक हो रहा है। अगर Cl आपका यहाँ लगा है, Cl अगर यहाँ है तो फिर सिग्मा स्टार उसका यहाँ होगा, तो जो अगला बॉन्ड बनेगा वो यहाँ बनेगा और इसको निकालेगा। तो देखो क्लियरली आप देख सकते हो, यहाँ देखो आप क्लियरली देख सकते हो, पहले ये था CH3Cl, H H H और Cl। अब बताओ ये जो नया न्यूक्लियोफाइल है उसको तो यहाँ जोड़ना है, ये जैसे जैसे जुड़ेगा वैसे वैसे ये दूर जाएगा, और जब ये दूर जाएगा तो ये ऊपर आएंगे, एक ऐसा स्टेज आएगा ये तीनों ऐसे हो जाएंगे, यहाँ पे 50% बॉन्ड बन गया होगा और यहाँ पे 50% टूट गया होगा, फिर ये 60% बनेगा तो ये 40 बचेगा, जब ये 40 बचेगा तो ये ऊपर होंगे, और जब ये 100% टूटेगा तो ये ऐसे होगा। बताओ कैसा प्रोडक्ट मिलेगा? बैक साइड से अटैक है यार, तो सिर्फ इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। ओनली इन्वर्जन, ओनली इन्वर्टेड प्रोडक्ट। और इस इन्वर्जन को भी बोलते हैं बेटा वॉल्डन इन्वर्जन, वॉल्डन इन्वर्जन, वॉल्डन इन्वर्जन, ओनली इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ये बात क्लियर है? बैक साइड अटैक होगा। अब एक बात और देखो, इनके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट होगी, बिकॉज इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, इनके बीच में ट्रांजिशन स्टेट होगी, H H H, और ये क्या होगा L माइनस, और ये क्या होगा Nu माइनस। क्लियर? अब बताओ इस ट्रांजिशन स्टेट में बताओ जरा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही होगा, क्यों? यही 3 परमानेंट बॉन्ड में अभी, लेकिन इसका शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखो दिख तो रहा है ना 5, ये 3 ऐसे हैं, ये 3 परमानेंट बॉन्ड है, ये टूट रहा है, ये बन रहा है, दिखेगा कैसा है? शेप कैसा दिखेगा इसका? दिखेगा तो ट्राइगोनल पिरामिडल ना बेटा, लेकिन 3 बॉन्ड ही परमानेंट है अभी, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल पिरामिडल, और ये क्या होगा ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट होगा। ये ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगा। अब देखो जरा, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन
So no intermediate is observed. No free carbcation. No free carbcation formation. So no rearrangement of substrate is possible. यहाँ पे कोई बेटा रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। मतलब जहां पे एक्स लगा है वहीं लगेगा, बट बैक साइड से लगेगा। क्लियर है? अब देखो जरा आगे। जैसे हाँ, अब सुनो जरा ध्यान से सुनना बेटा। अब ये बात, ये बताओ, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है और जो बाद में बनने वाला बॉन्ड है वो ऑब्वियस सी बात है क्या है, आपका ज्यादा पावरफुल, क्योंकि जो आ रहा है वो आपका बॉन्ड ज्यादा पावरफुल होगा। सो दिस इज आर एक्स, दिस इज आर एन यू, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है टी एस ऑफ एस एन वन एस एन टू, ये है आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ टीएस। अब समझो बेटा ध्यान से, ये बताओ ये टीएस किस जैसा होगा? दिस टीएस विल बी रिएक्टेंट लाइक। अब बेटा मेरे को ये बताओ, समझना ध्यान से, ये बताओ अगर ये मान लो ये वो कार्बन है, ये सीएल है, ये सीएल है, और ये 3 हाइड्रोजन है और ये कार्बन है। अब यही देखो, जितना शानदार तरीके से ये इस पे अटैक कर देगा उतनी ही शानदार तरीके से निकल जाएगा, और एक ही स्टेप है। और आपको बताओ ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या देख के बताना है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? तो आई एम टॉकिंग अबाउट रिएक्टेंट ओनली। अब इस रिएक्टेंट को देख के आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। तो बेटा ये बताओ, अगर ये तीनों हाइड्रोजन है तब ये अटैक ज्यादा फास्ट होगा, या तीनों बड़े बड़े बल्कि ग्रुप हो जाए तब ये अटैक ज्यादा फास्ट होगा? सोच के बताओ। ये अटैक कब फास्ट होगा बताओ? इफ दिस इज हाइड्रोजन 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 एंड दिस इज सीएल, तीनों हाइड्रोजन है तब यहाँ हाइड्रोजन होगा तो फास्ट होगा ज्यादा। हाँ, जब तीनों हाइड्रोजन है तब ज्यादा फास्ट होगा ना, बिकॉज आर है तो ये जगह ब्लॉक हो जाएगी। बोलो, तो मैं क्या लिख सकता हूं? रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of SN2 reaction is directly inversely proportional to steric crowding at CX bond, at C of CX bond। बेटा जितना ज्यादा आप वहां क्राउडिंग कर दोगे फिर न्यूक्लियोफाइल को जगह ही नहीं मिलेगी। तो अब बताओ जरा, रेट ऑफ SN2 बताओ, CH3 X में ज्यादा अच्छा होगा या CH3 CH2 X में ज्यादा अच्छा होगा, या फिर CH3 दो CH3 डालने के बाद अच्छा होगा, या 3 CH3 डालने के बाद रेट ऑफ SN2 ज्यादा अच्छा होगा? बोलो बेटा। ऑब्वियस सी बात है, CX बॉन्ड जितना फ्री हो, जितना लीस्ट क्राउडेड हो, जितने कम उसमें बल्कि ग्रुप लगे हों, उतना ज्यादा अच्छा होगा। क्लियर है बात? बोलो। तो जो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन है वो रिएक्टेंट लाइक होगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट इज रिएक्टेंट लाइक। रिएक्टेंट को देख के आप ये फील करो कि न्यूक्लियोफाइल कब वहां ज्यादा अटैक करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अटैक तब ज्यादा करेगा बेटा जब वहां पे क्राउडिंग कम होगी। क्राउडिंग अगर कम होगी, क्राउडिंग उस कार्बन, वो अब अगर कार्बन 0 डिग्री है तो बेस्ट है, 1 डिग्री है तब भी होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री में SN1 ज्यादा होता है, SN2 नहीं होता है। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इन 3 डिग्री RX नो SN2, इन 3 डिग्री RX तो SN2 होता ही नहीं है ना बेटा। उस कार्बन X बॉन्ड पे आपने 3 अल्काइल ग्रुप लगा दिए हैं, तो वहां पे इन रियलिटी वहां पे जगह ही नहीं बचती है, वहां पे डिफिकल्टी होती है न्यूक्लियोफाइल को उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तक जाने के लिए। और
वो जो जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होता है वो ब्लॉक हो जाता है और उसको रास्ता ही नहीं होता है। जब रास्ता नहीं होता है तो फिर ऑब्वियस सी बात है वहां पे SN2 नहीं होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और देखो ये बात भी मैं आपको बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ SN2 इस बात पे तो डिपेंड करेगा ही बेटा, इस बात पे तो डिपेंड करेगा ही, आप भी मना नहीं कर पाओगे। देखो rate of reaction of SN2 is directly proportional to nucleophilic strength, strength and concentration। ये तो अपन पहले ही देख चुके हैं। दूसरा लीविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ एल, बेटा उसका अगर लीविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा है तब भी SN2 का रेट बढ़ेगा। न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ ज्यादा है और वो अगर है ज्यादा तब भी बढ़ेगा। और तीसरा अगर क्राउडिंग कम है CX पर तब भी रेट ऑफ SN2 इंक्रीज होता है। तो ये तीन जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो स्टेरिक क्राउडिंग में सीधी बात है यार, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। आप खुद सोचो बेटा। और अच्छा मैं एक सबसे बड़ी बात लिख दे रहा हूँ, सबसे बड़ी बात लिख दे रहा हूँ, मैं सबसे बड़ी बात एक लिख दे रहा हूँ, ROR of SN2 is directly proportional to stability of TS। बेटा TS का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो TS का एनर्जी कम होगा, और TS का एनर्जी कम होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, रिएक्शन फास्ट होगी। अब आप खुद सोचो बेटा, ये TS है, ये बताओ इस कार्बन पर, इस छोटू पे आपने छोटे से कार्बन पे 5 बॉन्ड लगा रखे, तो अगर ये आप बल्कि कर दो, इनको अगर आप बल्कि कर दो तो एक छोटी सी जगह में 5 बॉन्ड 5 लोग जोड़ पाना संभव है क्या? कार्बन जैसी जगह, कार्बन जैसी जगह पर 3 ऑलरेडी अगर बल्कि ग्रुप हो जाए तो फिर बेटा ये चौथा भी लगा हुआ है तो 5वां वहां पे जगह ही नहीं होगी। आप ऐसे विजुलाइज करके देख लो, अगर एक छोटी सी जगह पे, अगर एक छोटी सी जगह पे आप 4 बड़े लोग लगा, ठीक है ऐसे, अरे चौथा लगने की जगह 4 तो लगे हुए हैं, देखो 3 बल्कि ग्रुप है, एक Cl है। अब इसमें बेटा कहाँ पे, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में कहाँ जगह है, कहाँ से न्यूक्लियोफाइल आएगा? जब जगह ही नहीं है तो अटैक कैसे करेगा? सो एवरी पॉइंट, एवरी सिंगल पॉइंट और एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 रिएक्शन, इसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है आपका स्टेबिलिटी ऑफ TS। मैं बता रहा हूँ इसमें जो बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आएगा इस पॉइंट से। सारे क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो इसी पॉइंट से आएगा। मैं ये बोलूंगा कि देखो मैं ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है इसलिए रेट ऑफ SN2 बढ़ेगा। तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दिस। आप खुद देखो, अगर मान लो, सोचो ऐसे सोचो, अगर बेटा ये न्यूक्लियोफाइल सामने आ रहे तो ये बॉन्ड जल्दी फॉर्म होगा और ये जल्दी टूटेगा, क्योंकि ये जितना परसेंट बनना है उतना ही तो ये टूटना है, तो ये रेट फास्ट हो जाएगी। अब देखो इसका अगर निकलने का टेंडेंसी फास्ट है, अगर ये 50% निकला तो फिर ये आएगा जल्दी 50%। तीसरी बात स्टेरिक क्राउडिंग। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड। अगर सिंगल लाइन, सिंगल पॉइंट अगर मेरे को बोलना है कहीं कि रेट ऑफ SN2 किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, मैं एक पॉइंट बोलूंगा, रेट ऑफ SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मैं स्टेबिलिटी देखूंगा, उससे आपके सारे फैक्टर्स जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब सॉल्व हो जाएंगे। तो SN2 रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, इसमें वो सब कचड़ा नहीं है, कार्पेटाइन नहीं बन रहा है तो रीअरेंजमेंट भी नहीं कराना है आपको। अब आपको रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग अभी करेंगे। अच्छा देखो SN2 रिएक्शन में एक बार मैं आपको की पॉइंट और बोल देता हूँ। SN2 रिएक्शन का जो फुल फॉर्म था वो था बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मोलिकुलरिटी इसकी 2 होगी, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू RH 1 होगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल भी 1 होगा, ठीक है। ये नॉर्मल बात है, ये नेम से ही समझ आती है इतनी बात है। उसके बाद बेटा इसमें जो कंपलसरी सॉल्वेंट होगा वो होगा पोलर अप्रोटेक। अगर आप पोलर अप्रोटेक लोगे, समझना ध्यान से, अगर आपने पोलर अप्रोटेक लिया तो फिर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्री रहेगा, क्योंकि उसका सॉल्वेशन नहीं होगा। क्योंकि सॉल्वेशन होने से लोग स्टेबलाइज हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो चार्ज होगा उसको स्टेबलाइज कर दिया जाता है, इसलिए उसका जो न्यूक्लियोफिलिक टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो इसमें जो प्रेफर्ड सॉल्वेंट है, बेटा सुनो सुनो ध्यान से सुनना एक बार। मैं ये बोल रहा हूँ SN2 रिएक्शन में जो प्रेफर्ड सॉल्वेंट है वो पोलर अप्रोटेक है,
लेकिन SN1 रिएक्शन में कंपलसरी सॉल्वेंट SN1 है। कंपलसरी सॉल्वेंट का मतलब कि अगर PPS नहीं है तो SN1 नहीं होगा। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रेफर्ड सॉल्वेंट। क्यों प्रेफर्ड, क्योंकि अगर PAS है तो अच्छा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आपका स्टेबलाइज नहीं होगा और वो अटैक ज्यादा अच्छे से करेगा। बट अगर आपने पोलर प्रोटेक्ट भी ले लिया तो ऐसा नहीं है कि SN2 नहीं होगा, SN2 होगा, लेकिन SN2 का रेट क्या होगा, कम होगा। वहां पे बेटा अगर आपने पोलर प्रोटेक्ट नहीं लिया तो SN1 होगा ही नहीं। देखो शब्दों का खेल है, मैं क्या बोल रहा हूं, कंपल्सरी सॉल्वेंट फॉर SN1 रिएक्शन इज PPS, बट प्रेफर्ड सॉल्वेंट फॉर SN2 रिएक्शन इज पोलर ऑफ प्रोटेक्ट। ये गेम आपको डिफरेंस समझ आना चाहिए कि वहां पे PPS इसलिए था क्योंकि वहां पे आपको पहाड़ जैसी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी। वो तभी मिलेगी जब वहां पे बहुत शानदार सॉल्वेशन हो, और सॉल्वेशन जब तक दोनों का नहीं होगा तब तक उतनी एनर्जी अचीव नहीं होगी। यहाँ पे आपको अटैक कराना है न्यूक्लियोफाइल का, तो आप चाहते हो कि न्यूक्लियोफाइल आपका सेफ रहे, शानदार रहे, रिएक्टिव रहे, तो आप चाहते हो कि न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो, और पानी में डालने से उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डाउन हो जाए। न्यूक्लियोफिलिसिटी डाउन होगी तो रेट कम होगी, रेट खत्म नहीं होगी। SN2 अगर होने की कंडीशन होंगी, ठीक है, तो आप न्यूक्लियोफाइल को पानी में डाल दो और न्यूक्लियोफाइल को आप एसीटोन में डाल दो, तो ऑब्वियस ही बात है एसीटोन वाले में फास्ट होगा। बट ऐसा नहीं है कि जब न्यूक्लियोफाइल को आपने पानी में डाला तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन स्लो होगा, ये डिफरेंस है। जबकि अगर आपने न्यूक्लियोफाइल को, वीक न्यूक्लियोफाइल को पानी में डाला और वीक न्यूक्लियोफाइल को अगर आपने एसीटोन में डाल दिया, तो फिर पानी वाले में ही SN1 होगा, एसीटोन वाले में आपका SN1 नहीं होगा। तो प्रेफर्ड सॉल्वेंट इज फॉर SN2 रिएक्शन इज PAS। बेटा बहुत सारे मार्केट में ऐसे क्वेश्चन है जिसमें SN2 रिएक्शन होगी, जानबूझ के उन्होंने पोलर प्रोटेक्ट डाला है। भाई उन्होंने रेट तो पूछा नहीं, उन्होंने प्रोडक्ट पूछा है, वो बनेगा, SN2 की कंडीशन है तो बनेगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको SN2 की कंडीशन बताऊंगा। SN2 में जो होगा हमेशा बैक साइड अटैक होगा, वॉल्डन इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा, हमेशा बैक साइड से अटैक होगा। जो क्लासिकल थिंग की जो MOT से आता है, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर देता है, अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देता है, वो देता है सिग्मा स्टार ऑफ CX बॉन्ड, और बैक साइड से अटैक करता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से इसका एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कहीं से भी साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें 5 बॉन्ड बन रहे थे, लेकिन 2 बॉन्ड ऐसे होंगे, 2 मिला के 1 बॉन्ड होंगे, तो ओवरऑल 4 ही बॉन्ड होते हैं। बट इफेक्टिवली वहां पे 3 बॉन्ड एट अ सेम टाइम परमानेंट थे, इसलिए उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, बट उसका जो शेप होगा वो क्या था, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इस तरीके की हमने आज बातें करी, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।